ख्वातिज़ात इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको DNA के सेट पे खुश आमदीद कहता है। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, सबसे अहम बात है वो दौरा सऊदी अरब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। वहाँ पे क्या इन्होंने हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, क्या बातें करनी चाहिए थी और कौन सी बातें नहीं हुई। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मसला है वो है कि हुकूमत ने आज बकौल फवाद चौधरी के ये फ़ैसला किया है कि हुदैबिया पेपर का जो मुकदमा है उसको दोबारा देखा जाएगा, दोबारा तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीशी इदारों को कहा जाएगा कि इस पे जाएँ और दोबारा तफ्तीश करें। अगली जो स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मस्जिद अक्सा पे जो वाक़या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से इजराइलीज़ ने जाके मस्जिद के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद किया और बाद में जो फायरिंग की, टीयर गैस फेंकी, उसमें लोग ज़ख्मी हुए, भगदड़ मची, हम उस पर बात करेंगे। मेरा ख्याल है आप शुरू करें जावेद आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज इमरान खान का जो दौरा था, इस दौरे में हमें आप बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा ख्याल है कुछ चावल वगैरह भी आपको मिले हैं काफ़ी से। इसके अलावा आपको कश्मीर में भी कोई बात हुई है, आपने कुछ दिफाई मुआहदा भी उनके साथ किया है, बताएं क्या तफसीलात हैं। इफ्तिखार साहब, बात यह है कि अगर इस दौरे को देखा जाए तो दुनिया की नज़र में अभी तक तो ये बहुत कामयाब दौरा है, लेकिन इस कामयाबी के असरात शायद अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते में हमें पता चलेगा एक्चुअल में क्या हुआ है। लेकिन देखने की क्या चीज़ है कि इस दौरे की तैयारी से पहले, जिस तरह आपको पता है कि जनरल बिलाल अकबर को एज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, उन्होंने काफ़ी इस दौरे के इसकी जो नाक पलक सीधी करने में काफ़ी किरदार अदा किया और उसका रिजल्ट आपने देखा कि उनकी एज एम्बेसडर भी अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले 2 दिन पहले उधर गए हैं, जाके जो भी मामलात थे उनको तय कर लिया। तो उनमें मामलात ये तो नहीं थे गालिबन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हरकत की थी जब यूनाइटेड नेशन से आए और कहने के तुर्की और मैं और मलेशिया मिलके देखिए मैं थोड़ा सा माजी में थोड़ा सा चले जाए ना, तो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट देके हमारे मामलात को ख़राब हुआ था, और उससे पहले भी पिछली हुकूमत में भी जब हमारे फ़ौजों के मामले पे भी मामले ख़राब है तो हमारी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अब जाके कहीं दूर किया गया है पाकिस्तान के हवाले से। और जहाँ तक सऊदीया की पोजीशन है, सऊदीया के भी हालात ऐसे ही थे। जमाल खशोगी वाले मामले में आप देखें, ट्रंप ने ऑल आउट सपोर्ट किया था, उसके बाद जैसे ही बाइडन आए हैं, बाइडन आने के बाद इलाके में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली का इंडिकेटर ईरान के साथ मामलात है जो आज अगर आप अखबार पढ़ें तो आज ईरान ने कंफर्म कर दिया। हम अपने आप को रखें इमरान खान के नहीं, आपको ये पूरा खिते में देखना पड़ेगा, फिर जाके जब आप देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया। जब हम ये बात करते हैं कि सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा सऊदी अरब ने पैसे हमसे क्यों मांगे, हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं और हमें चीन से लेके देने पड़े। फिर ये मामला भी तो ज़ेर बहस आना चाहिए। तो बात कर रहा हूं ना कि जब आपके मामलात इस हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि दोस्तियां यारियां मुल्कों के दरमियान हमेशा से इंटरेस्ट बुनियाद पे होती हैं, उनके रिश्तों की बुनियाद पे नहीं होती। और इसी मामले में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आया जो पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है, $20 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको दोबारा करने की प्लानिंग की गई है, उसके पीछे क्या पाकिस्तान को चाइनीज ब्लॉक की सपोर्ट मिलेगी या यूएस की? यह भी एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना आसान और इतना सिंपल मामला नहीं है। बुखारी साहब को शामिल कर लें इसी पॉइंट पे कि ये क्रिटिकल जो जंक्चर पे हम खड़े हैं। जी बुखारी साहब, ये जो क्रिटिकल जंक्चर आ गया है, और क्रिटिकल जंक्चर बकौल जावेद के आते रहते हैं, क्योंकि मुल्कों के दरमियान जो तलक आते हैं वो बस मुल्कों के दरमियान तलक आते हैं मफादात के। तो ये बातें जो हो रही हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं इसने दिया। वो एकदम हमारे से पैसे मांग लिए, पैसे हमारे पास थे नहीं, चाइना से पैसे लेके हमने दिए। मैं कोशिश करता हूँ उसको सम करने की अपनी बसात पर। देखिए, गुजारिश ये है कि सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा इशू होने वाले मुश्तरका अलामिया से नहीं लगाया जा सकता। यही बात मैंने कही। ठीक है, मैं इसकी फर्दर वजाहत कर देता हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने 2 मरतबा सऊदी अरब की नाराज़गी मोल ली और दोनों दफ़ा फिर हमें मुँह के बल नीचे गिरना पड़ा। पहले था जो कुआलालंपुर की समिट का फ़ैसला था, जब एक मुतवाज़ी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की गई ताकि मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं उनको सऊदी अरब की इस विल और इस मर्ज़ी पर ना छोड़ा जाए जो अमेरिका चाहता है। लिहाजा पहला प्रेशर आया तो इमरान खान साहब को उसे बिट्रे करना पड़ा। वादा करने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद वो वहाँ नहीं गए।
उसके बाद फिर हमारा मैच पड़ा सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के मामले पर, जब उन्होंने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, मोदी साहब को सिविल अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जिस तरह हमारे यहाँ निशान पाकिस्तान है। हमने उस पर एतराज़ करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि उसके जवाब में 2 चीज़ें की उन्होंने। एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें सुषमा स्वराज को ला के बिठा दिया उन्होंने, वज़ीर ख़ारजा जो हिंदुस्तान की थी, जो कभी नहीं हुआ पूरी हिस्ट्री में सऊदी अरब की और पाकिस्तान की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यही काफ़ी नहीं है, फिर उन्होंने यूएई से कह के वहाँ का भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है मोदी साहब को दिलवाया। ये हकायक हैं, एजम्पशंस नहीं है। हमसे सऊदी अरब चाहता क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो भारत के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात कायम हुए थे ट्रंप के दौर में, और जो लेगेसी अभी तक चल रही है, उसके नतीजे में हमें मशवरा दिया गया है कि आप कश्मीर भूल जाएं, कश्मीर इज़ सेटल्ड। ये मुतालबा है, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा, ये आपने अखज़ कहाँ से किया? मैं अभी अखज़ करके बताता हूँ आपको, ज़रा 1 मिनट सब्र तो कर लें ज़रा। इसलिए कि कश्मीर के हड़प किए जाने पर दोनों के मुश्तरका एलामिया में एक लफ्ज़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं ताल्लुकात को बेहतर करें, हिंदुस्तान के साथ बैठ के ट्रेड करें। के मामले पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं मीडिएशन में। ये वही बात है जो यूएई ने फरवरी से पाकिस्तान के और इंडिया के साथ कर रहा है। वो मीडिएशन सिर्फ यही हो रही है कि आप इस कश्मीर को भूल जाएं और बैठ के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लें। ये आपका अंदाजा है? अंदाजा नहीं है, ये हकायक हैं। आगे सुन लेना जरा, आराम अभी सब्र करें, अभी तो मैंने शुरू किया है। आप परेशान हो गए। अंजम नहीं, उनको अपना जो पॉइंट मैं अपनी बात थोड़ी सी दो आगे, पर आपको इजाज़त है जो मर्जी कहें आप। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिर तीसरी खराबी आई जब वो जिस बयान का इन्होंने जिक्र किया जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने दे दिया, मुंह उठा के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मौके के, उन्होंने चूँकि बोलना था लिहाजा बोल दिया। तो उसके नतीजे में फिर हमसे $3 अरब जो है वो वापस मांग लिए गए। अपना बिटरनेस है। सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात वो नहीं हैं जब हम सऊदी अरब का नाम आने के बाद अपने होंठों, नाक, कान, मुंह सबको चूमते थे, इसलिए कि हमारे साथ ताल्लुकात में बहुत बिटरनेस है, बेपनाह बिटरनेस है। कुछ लोग तो इसको इस पर जी कम हुई है जो आपने मुश्तरका एलामिया देखा? नहीं, उसमें भी उन्होंने डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं। अच्छा, अब हमने उन पर अमल करना है। अगर हमने अमल किया तो सऊदी अरब की तरफ से बहुत कुछ आ जाएगा जिसकी निशानदेही और इशारा मौजूद है। हाँ। अगर हमने उस पर अमल ना किया तो हमारे गले पड़ेगी। ये तो मफादात है ना, मफादात नहीं है। देखें, आपने एक दूसरे के मफादात। आखिरी जुमला बोल दूं, कश्मीर मुफादात का सौदा नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं कंप्रोमाइज करता अपने असूली मौके पे, हाँ, तो फिर ठीक है। तो फिर ऐसे करें, बाबाए कौम कहना छोड़ दें उसको जिसने कहा था कि ये हमारी शहरग है। फिर बहुत सारी बातें भूल जाएं आप। हम कंप्रोमाइज करें कश्मीर के इशू पे? अच्छा, वे ये कह रहे हैं हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। हम नहीं करेंगे, हो नहीं सकता इसके ऊपर, हम सर्वाइव नहीं कर सकते कंप्रोमाइज करके। नहीं जावेद, आप कभी कह रहे हो कि हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी कहते हो हो नहीं कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान में कोई भी शख्स कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हम भी बहुत साहब ये कह रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिवली कह रहे हैं और मेरे ख्याल आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब अंजम बड़ा बेचैन हो रहा है, शामिल होना चाह रहे हैं। सर अंजम में एक मिनट इस चावलों का तज़किरा जरूर बता दें, ये चावल किस खुशी में आपको मिले हैं? सर एक तो ये कि कश्मीर का जो इशू है ये पाकिस्तान का इशू है, ये सऊदी अरब का इशू नहीं है। और हमारा सऊदी अरब से ताल्लुक़ ये है कि हमारे तकरीबन 50 लाख से कम है ये सऊदी अरब अमारात, इसमें तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मुलाजमत करते हैं और वो पैसे रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं। और दूसरी हकीकत यह है कि हमसे ज़्यादा इंडियन, भारत के शहरी जो हैं वो सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं और वहाँ रहते हैं, और सऊदी अरब के हिंदुस्तान के साथ बड़े पैमाने पे तिजारती ताल्लुकात भी हैं। वो जो ऑयल भी लेता है वो भी बड़ी तादाद में लेता है सऊदी अरब से, और उसके मुफादात भारत के साथ भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब में अब कोई फ़र्क नहीं है, वो भी मुफादात के लिए इंडिया के चरणों को छूता है, यही सऊदी भी कर रहे हैं। यार खुदा के वास्ते फिर बात करें, ये आपको असल में कुछ प्रॉब्लम है कि आप रोमांटिसाइज हो जाते हैं सऊदी कुछ मुल्कों के बारे में, लेकिन मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो कौमी मुफादात की बुनियाद पर होते हैं, और कौमी मुफादात जो है वो बुनियादी तौर पर माशी मुफादात होते हैं। हमारा माशी, आप ये फरमा रहे हैं कि मुझे बात करने देना, आप भारत के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब, आपने आधा घंटा तकरीर की है ना, बोलने दें। हाँ जी, अच्छा हाँ। अब उसके अंदर जो है, और उसको हमारी सऊदी अरब को
पाकिस्तान की सिक्योरिटी चाहिए, इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि जो के अलावा भी बात तो सुनो यार, नहीं, बात ही मैं बता रहा हूं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, चुप करने की बात नहीं है। बात पाकिस्तान का मफाद सिर्फ सिक्योरिटी से नहीं है। पाकिस्तान एक रीजन की एटॉमिक सुपर पावर और एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिल्कुल। इसको सऊदी अरब इग्नोर नहीं कर सकता। भाई ये आपका मौकफ है, मैं हमारा मौकफ बात तो करने दो यार, तुम लोग अजीब लोग हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसे आपकी बात में वजन आ जाएगा। हाँ, वजन आ जाएगा चीखने से। मैं सिचुएशन बता रहा हूं आपको, मैं इसमें पार्टी नहीं हूं, आप लोग शरीक हैं, आपके जज्बात हैं, मेरा कोई जज्बा नहीं है। मैं सिर्फ एक चाहिए मुल्क के बारे में जज्बा, मैं पाकिस्तानी के तौर पर सिर्फ इसको एनालाइज कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि ईरान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात की बेहतरी का मामला, वो एक मिनट, वो आपको नहीं, वो सऊदी अरब ने इराक को दे दिया है और बगदाद में इसकी डायलॉग हो रहे हैं। और पाकिस्तान को जो है वो 1 करोड़ नौकरियों में से कुछ हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मुफाद है और पाकिस्तान उसको हमारी सिक्योरिटी चाहिए और हमें वहाँ पे मुलाजमतें चाहिए और हमें वहाँ अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए हमें वहाँ से हेल्प चाहिए। तो हमारे मुफादात ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख्वातीन-हज़रात, वेलकम बैक। और बहुत सख्त डिबेट हो रही थी, तेज़ तुन तीखी डिबेट हो रही थी, और इमरान खान के बारे में जैसे ही कश्मीर की बात आई तो मौजू किसी और तरफ जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम कहीं और जाएँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और भी मैं कहूँगा, उन्होंने जो किरदार अदा करना सो करना है, लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने फरमाया कि 370 इंडिया ने किया है फैसला, वो ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जी बुखारी साहब, क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे तो कश्मीर के हवाले से एक पुरस्रार किस्म की खामोशी नज़र आती है, इसलिए कि जो एनेक्सेशन है कश्मीर की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। ना इमरान खान साहब कर रहे हैं, ना सऊदी अरब के उनके दौरे के एलामिये में मौजूद है। अब ये कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के साथ बैठ के अपने नॉर्मल ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर करें, ट्रेड है उसमें एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन है, दिस दैट और कहीं पर ये नहीं है कि वो जो हड़प करके बैठा हुआ है पिछले 2.25 साल से, जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ, जो धड़ाधड़ वहाँ कत्ल किए जा रहे हैं, कोई उसका भी वाली वारिस है कि नहीं। एक ऐसा इशू जिसको कायदे आज़म ने कहा ये हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हमने दरिया दे दिए खामोशी, हमने सियाचिन दे दिया खामोशी, सर क्रीक पे कब्ज़ा कर लिया खामोशी, और अब ये कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 और 35A ये वापस जो हुए हैं, यार खुदा के वास्ते इस पर तो कोहराम मचना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खामोशी है। किधर है कश्मीर कमेटी जनाब, जो ताने दिया करते थे कि फजलुर रहमान ने सवाए ऐशो इशरत करने के कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया कश्मीर कमेटी ने अब तक जनाब? मुझे तो इसके ऊपर सख्त तकलीफ़ 2 वजह से है। एक तो ये कि सऊदी अरब ने चूँकि मिडल ईस्ट के अंदर एक लीडर की हैसियत से 2 जिम्मेदारियाँ ली हैं अपने ज़िम्मे, ये मेरा ख्याल है, एंड आई हैव गुड रीजन्स टू बिलीव। एक, कश्मीर के मामले को हशब करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक कराएं, यही यूएई कर रहा है। और दूसरा ये कि सऊदी अरब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से बात कर लेने दें, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से इसराइल को तस्लीम कराए। ये दोनों शायद हमारी लीडरशिप के, चाहे वो अस्करी है चाहे वो सिविलियन है, उनके मसाइल न रहे हों, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के मसले ये दोनों हैं और दोनों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अंजम से लें इनपुट, बिकॉज अंजम बात कर रहा था जब हम ब्रेक पे गए, तो अंजम ये जो नई सूरत हाल आपके सामने पेश की, बुखारी साहब ने जो बात की है, देखो बुखारी साहब ठीक है, उनका गुस्सा, इनके जज्बात, इनका जो इमोशनल अटैचमेंट है कश्मीर से, आपकी नहीं है। मैं तो खुद कश्मीरी हूँ, तुम लोगों में से कोई भी कश्मीरी शायद ना। कश्मीरी आप? मैं ओरिजिनल कश्मीरी हूँ, ठीक है। मेरी जो है वो नानी भी और दादी भी कश्मीरी ज़ुबान बोलती थी। और भाई बात यह है कि कश्मीर को भारत के साथ जंग करके हम नहीं ले सकते। कश्मीर को बातचीत के साथ हम ले सकते हैं, बातचीत के साथ कुछ तय कर सकते हैं, और बातचीत के साथ ही सऊदी अरब ने कहा तय कर लो, और उस जॉइंट कम्युनिके में लिखा गया। अब बात यह है कि जो बातचीत के साथ अब तक की जो सूरत हाल है, उसमें खुर्शीद कसूरी साहब की किताब मौजूद है, और आपने को पता भी है, आपने बात भी की थी कि अब कश्मीर का सिर्फ जो हल मौजूद है ग्राउंड पे, वो ये है कि
हिंदुस्तान वाला कश्मीर हिंदुस्तान के पास रहे, पाकिस्तान वाला कश्मीर पाकिस्तान के पास रहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी फौजें निकाल लें, कश्मीरी आपस में ट्रेड करें और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाएं। ये बात यहाँ कर ली है, बाहर ना कर बैठना कहीं। ये मुशर्रफ ये मुशर्रफ का और मनमोहन सिंह का फार्मूला बताया मैंने। एक मिनट, ये मनमोहन का और मुशर्रफ का फार्मूला मैंने आपको बताया कि इधर का कश्मीर इधर और उधर का कश्मीर। ख्वाहिश नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड था और नहीं डॉक्यूमेंटेड नॉन पेपर कहते हैं, बट इट वाज ये मुशर्रफ हो चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे सऊदी अरब हो जिसकी हमने बातें की, जिसका आपने जिक्र किया, ये उनकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन दीज आर नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वही होगा, एक बात हर बंदा कान खोल के सुन ले, सॉल्यूशन वही काबिल कबूल होगा जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को कबूल होगा। सॉल्यूशन वही कबूल होगा जो हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, कश्मीर के गयूर अवाम को कबूल होगा, उन माओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपनी बहनें और अपने शौहर, अपने वालिद, बहुत जज्बाती बात नहीं और करेंगे। तीसरी बात, जज्बातियात पे जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो कश्मीर का सॉल्यूशन वही कबूल अगर तो आप होगा हमें छेड़ रहे हैं तो जो ठीक है। पार्लियामेंट को कबूल होगा। बात यह है कि यह सिंगल इंसान का मसला नहीं है, या किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, मसला यह मोहम्मद बिन सुलेमान की ख्वाहिशात का मसला नहीं है। मोहम्मद बिन सुलेमान का से कोई ताल्लुक ये नहीं है। मसला पाकिस्तान का मसला है जो 1947 इसको दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं कर सकती। भाई बात यह है कि आप लोग अगर न्यूक्लियर जंग चाहते हो तो आपको सलाम, आपका खुदा हाफिज। अगर आप जंग की बात कर रहे हैं, अगर आप जंग के बगैर कोई सोल्यूशन चाहते हो तो जंग के बगैर सोल्यूशन डायलॉग के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, और अभी ये जो गवर्नमेंट है ये कोशिश कर रही है और इसने एक बहुत बड़ी अहम कोशिश की है आप ये कह रहे हैं सीजफायर किया है, और अभी इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में एक बेहतरी की शक्ल आई है। वो सीसा टूट गया है, वो जो तुम कह रहे हो ना, वो तो अब मैं वो टूट गया था, समझ गए ना। मेरी एक बात अंजम बात सुनो, जितने भी आपने आर्गुमेंट किया, अंजम किसी की भी बात सुनोगे नहीं, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य होता है, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। कि जो पाकिस्तान का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर असूली मौकफ है, उसी मौकफ पे कायम रहते हुए इस मसले का हल हो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, पाकिस्तान के जो है एक बात जो आखिरी जुमला बोल रहे हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, और बेशुमार पूरी दुनिया के लोग कह चुके हैं कि पाकिस्तान और हकीकत वो है अंजम जो कश्मीरी मानेंगे, हकीकत वो जो कश्मीरी मानेंगे। दो जुमले और ये विड्रॉ करो, नहीं आप अपने आप को विड्रॉ कर लो ना, यूएनओ में जो रखी हुई आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है, हिंदुस्तान की तरक्की रुकी हुई है। हमें अगर अपने बच्चों हम अपना इलाका क्यों दें? हम अपना इलाका क्यों दें? हम अपना इलाका दे दें, हमारे 2.5 करोड़ हम अपना इलाका वो क्यों ना दे? भारत क्यों नहीं छोड़े? भारत अपना कब्जा क्यों ना छोड़े? भारत उनको जिंदा क्यों ना रहने दे? भारत अपना जुल्म क्यों ना बंद करे? जी बात कर रहे हैं आप, जुल्म हो रहा है, दुनिया देख रही है, भारत को छोड़ना चाहिए। इस सदी के अंदर जुल्म हो रहा है भाई, भारत आप चैंपियन बने हुए हैं भारत के। भाई बात यह कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और 45% बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ है। इसका मतलब बॉर्डर छोड़ दे, इंडिया को जितना मर्जी कब्जा कर ले, वो है जो उसका दिल चाहे करे, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। नॉट एट ऑल, आप यही कह रहे हैं। हमें असर्ट करना चाहिए दोस्तों के, कैसे इंटरनेशनल फोर्सेस के और डायलॉग के जरिए मुझे जंग नहीं लड़ सकते आप ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से जो नया इंतफादा शुरू किया कश्मीरी लोगों ने अपनी जानें देने का, जो वो कत्ल हो रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वो तो न्यूक्लियर पावर है, उसके खिलाफ तो जरूरत नहीं करनी चाहिए उनको बोलने की। वो लड़े, क्यों लड़े? उनका राइट है। तो फिर आप कौन है? पाकिस्तान की आप कौन है? राइट है तो आप पाकिस्तान कौन है कि उनका सौदा करे? कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, खुदा के लिए यार, खुदा के वास्ते। देखा आपने कि जब एक ऐसा है तो हम सब लोगों के जज्बात कैसे होते हैं। देखें, जज्बात नहीं है, ये हकीकत है कि या तो पाकिस्तान की हुकूमत जो करारदाद उसने पेश की हुई है यूनाइटेड नेशन में विड्रॉ करे, तमाम जो उसका प्रोसेस है उसको उसे वापस आए, और फिर देखते हैं कि कौम क्या कहती है और पार्लियामेंट क्या कहती है। ये हमें देखना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहिए।
वेलकम है ख़वातीन। हम गुफ्तगू करेंगे अब हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने कहा इसकी तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए। ये वो मुकदमा जो 2011 में हाई कोर्ट में पेश हुआ, 2014 में रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसमें नज़रसानी की अपील हुई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की वो अपील भी खारिज कर दी। जी बुखारी साहब, ये हमारा आईन पाकिस्तान है, वो कहता है कि जब एक मुकदमा एक दफ़ा तय हो जाए, आर्टिकल 12 में मेरा ख्याल है, तो उसको भी देख रहे हैं और मेरे ख्याल से बना रहे क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खान साहब इससे सिर्फ दो नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। एक नतीजा तो ये है कि हुकूमत चूँकि अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो चुकी है, अब तक कोई एक केस वो साबित नहीं कर सके हैं कोर्ट के अंदर जो है करप्शन का हो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, लिहाजा वो समझते हैं कि कोई ना कोई नया केस ज़रूर ओपन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये बच के निकल जाए। और दूसरा नतीजा ये है कि वो विच हंट जिसके बारे में पूरी सोसाइटी में अब बात हो रही है कि सिवाय फोकस्ड एक फैमिली के वो 10,000 बार चोर होंगे, उन्होंने बड़े डाके मारे होंगे। डाके तो फिर और भी बहुत सोने मारे हैं, डाके तो उन्होंने भी मारे हैं जो बैठ के साथ बगले में जा रहे हैं छतरी के नीचे, उन सब का फिर एहतसाब होना चाहिए। वाई सिंगल आउट वन फैमिली, एक बात। दूसरी बात यह है कि हुदैबिया पेपर्स मिल का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और उस वक्त की तमाम जो JITs बनी थी उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स थी, उन्होंने अपना पूरा टिल लगा के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जा सकते थे वो करके कोर्ट में पेश किए थे। पहले हाई कोर्ट ने फैसला किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक हदायत मौजूद है कि ये केस ना दोबारा खुल सकता है, ना इसके फैसले के बारे में कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है, ये ओवर डूइंग हो सकती है। लेकिन मुझे बताएं, जिस सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत ना हो, सेटल्ड केसेस को रीओपन किया जा रहा हो, तो ये नई रवायत जो हम जिसको जन्म दे रहे हैं सर, ये इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा। मैं इस पे जो नई रवायत हम कायम करने जा रहे हैं, ये हमारे इस कानून को, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज को कहाँ ले जाएगी। मैं जावेद एक बात कहना चाहूँगा, मैं वक्त नहीं हमारे पास आज बहुत कम, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, शादी खान केस था 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी किस्म के मामले पर एक फ़ैसला दे दिया था और जो आर्टिकल 12 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाज़त नहीं देता कि एक केस जो ख़त्म हो गया हो असर 9 उसको दोबारा शुरू किया जाए, जबकि नज़रसानी की अपील भी खारिज हो गई हो। ये महज ये है कि वो शहबाज शरीफ को रोक लिया, अब उन पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल पाकिस्तान में यही खेल होता रहेगा, यही मामला चलता रहेगा, और जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो बैड गवर्नेंस है, उस पर बात ना हम करेंगे ना अगले चाहते हैं हम करें। इसलिए उन्होंने हमें इस किस्म की चीज़ों में डाल दिया। उनको पता है कि हम सब जो लोग हैं मीडिया पे बैठे, टीवी पे बैठे, हम इन चीज़ों पे बहुत बात करते हैं, हम रोज़ बात करेंगे। आज वो हुदैबिया की बात कर रहे हैं, कल कोई और तफसील खोल लेंगे। तो ये जो मसला है ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं रहा। रियासत जो है इतनी कमज़ोर मत कर दो। और एक बात है, अगर आर्टिकल 12 आपको पसंद नहीं तो आप आर्टिकल 12 को आइन में से निकलवा दें। और दूसरा ये बात है कि जो इस्टेब्लिश ऑर्डर्स हो जाएँ रियासत के अंदर, इस्टेब्लिश ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अनडू करने का मतलब है कि आप फिर डेमोक्रेसी को भी अनडू किसी तौर पे करना चाहते हैं। बात यह है इफ्तिखार साहब कि अभी सिर्फ मुशावरत हुई है जिसमें डायरेक्शन ये दी गई है कि इस केस को नए सिरे से देखा जाए, इसकी नए सिरे से एविडेंस कलेक्ट किए जाएं और जितने हुकूमती अदारे हैं उनको टास्क दिया जाए कि जो एविडेंस मौजूद हैं जिनको नहीं किया जा चुका उनको दोबारा देखा जाए और उसकी तो नया केस बनाएंगे ना। एक सेकंड ना, नया केस बनाना चाहते हैं। जब आपके पास चीजें फ्रेश आ जाएंगी, एविडेंस नए आ जाएंगे, कानूनी माहिरीन की टीमें अटैच हो गई हैं। देखिए कोई भी चीज ये इंपॉर्टेंट चीजें चीजें इंपॉर्टेंट है कि कानून के दायरे में इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हुदैबिया का केस लाना ज्यादा अहम है, गुर्बत के खात्मे, बेरोजगारी के खात्मे, चोरी के खात्मे, गवर्नेंस के मामला पे। अगर एक करप्शन हुई है और उसके एविडेंस सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो चुके हैं, अगर नए सिरे से उसको री इन्वेस्टिगेट करके किया जाए तो इसमें क्या मुज़ाहिरा है? ऐसे जवेद मैं एक मशवरा दूंगा, बुरा ना मानिएगा। मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हुए थे, जो अलॉटमेंट उसको हुई थी ना, उनकी भी इंक्वायरी हम करवा लें। जी बात ये भाई, बात जो पाकिस्तान के मामलात वो और हैं भाई, बात यह है कि उनकी बात करनी चाहिए। बैड गवर्नेंस और गुर्बत की वजह यही है कि पाकिस्तान में इतनी मेगा करप्शन जो है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं। साबित तो करना यार, बात तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। करने के लिए डोंट टॉक लाइक दिस प्लीज। एक बात का ख्याल रखिए, जब हम बहस कर रहे होते हैं मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा।
हकीकत क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से बात कर रहा हूँ। सुप्रीम अगर कोर्ट आपको ठीक पसंद है। नहीं है अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को बुरा एक कहें, सेकंड, आप सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी अगर कहें, केस मुझ को ना कहें कि मैं किसी को कानून डिफेंड के कर रहा हूँ। मुताबिक नहीं होगा तो खारिज हो जाएगा। अच्छा, इसमें डरने यही की हाई जरूरत कोर्ट नहीं है, है। यही सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कोई इसने खारिज कर भुट्टो देना। केस क्यों नहीं दोबारा खुलता है, जिसके बारे में जजों ने खुद कहा कि खुलवा लें, खुलवा लें। हमने खोला है ना, जावेद हमने नहीं खोलना। अच्छा, मुझे जावेद हमने नहीं खोलना। मुझे बात करने की आप बोले, आप बोल रहे हैं, भाई, बात यह है कि हुदैबिया का जो मुकदमा है ये एक वाहिद इतना क्लियर मुकदमा है जिसमें इसहाक डार साहब ने अपने हाथों से लिखकर कन्फेशन किया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की और 4 नहीं 5 जाली पकड़े गए ना तुम और तुम्हें जाली ना, तुम बहुत सारे चीजों को मान के आओ। लेकिन वो जो उन्होंने कन्फेशन अपने हाथ से लिख के किया, उसका हाथ से लिखवाते हैं, उसका हार्ड जो एविडेंस है वो बैंक के अकाउंट हैं और काजी बरादरान का बयान है कि ये वाकई अकाउंट जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये एक हार्ड करप्शन, यही एविडेंस है ना। और इतना बड़ा फैक्ट आप समझते हैं कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया। अच्छा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला कर गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया नहीं किया ना, बहस ही नहीं हुई। अभी तक मुकदमा चला ही नहीं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के घर जाओ, टेक्निकलिटीज के अंदर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत थी, जजेस गलत थे, जजेस गलत थे। अगर मुकदमा, एक मिनट, अगर मुकदमा चल जाए तो आपको तो तकलीफ क्या है? मैं बताता हूं, तकलीफ किससे क्या है? कोई तकलीफ की बात नहीं हो रही है अंजम साहब। डोंट ट्राई टू प्ले विद द वर्ड। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बात कैसे गोली मार दे उसको यार चौक में, जब एक मिनट ठहरो, गोली मार देना उसको। बात ये हो रही है, माइंड तो करूंगा, बात ये हो रही है, बेतुकी की बात कर रहे हैं आप, 40 सेकंड है, करप्शन हुई है तो सजा होनी चाहिए, नहीं हुई, यानी कि जुज़ में जो साबित करो, साबित करो, अदालतें साबित नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट में चलने तो दो, और चलना चाहिए। एक मुकदमा एक दफा चल सकता है, चला ही नहीं, एक दफा चल सकता है, ये चला ही सुप्रीम कोर्ट को बुरा कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा कह रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन कर रहे हो कि चला ही नहीं मुकदमा, और उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के बगैर कैसे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में? ये पहुंच गया, चलना चाहिए, बहुत बिगड़ गया है, ये मामला बहुत जज्बाती हो गया है। और ये जो है, ये जो दोस्त हैं ये कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। और मेरा ख्याल है आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, केस जाता है, ये मुकदमा अगर कोर्ट चले ही नहीं, चले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज पे बहस की है। अच्छा, इसका ये मतलब मुकदमा नहीं चला, मुकदमा चलने दो, तकलीफ क्या है? अंजम साहब ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला गया, जो मुकदमा गया, जो कुछ भी गया वो टेक्निकल बुनियादों पर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त थी नजरसानी की उसको खारिज कर दिया। अब हम आर्टिकल 12 को भी परवाह न करें और इस मुकदमे को असर न करें। मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातिनज़ात। आज का प्रोग्राम तो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी जज्बात आपने देखे हम लोगों के थे, हमने इजहार किया, और अब फिर एक जज्बाती मसला आ रहा है। वो मसला है मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी पर इसराइल की फायरिंग, टीयर गैस, लाठीचार्ज, मस्जिद से निकालना। अंजम, है कोई ऐसा बात जिस पर हम करें? बुरी बात की उन्होंने अच्छी की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़? फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, एक हिस्ट्री मौजूद है 48 से आज तक उनके साथ ज़्यादती हो रही है। आप कह रहे हैं बुरी बात की, अच्छी बात की। प्रॉब्लम यह है कि आज की जो सूरत हाल ये है कि सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं रो रहा, कश्मीर में भी लहू बह रहा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं लहू बह रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, काबुल में भी लहू बह रहा है। काबुल में 68 मरे लड़कियां, बच्चियां शहीद हुई हैं, इसलिए कि वो हज़ारा हैं। और सिर्फ काबुल में नहीं हुआ, जाबल में भी हुआ है। मेरे ख्याल और मस्जिद अक्सा तक महदूद रखें, क्योंकि सवाल मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा आज का जो इशू है उसमें मस्जिद अक्सा भी है। मस्जिद अक्सा पे इसराइल ने ज्यादती की है, और यहाँ पर काबुल में जिसने ज्यादती की है उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि कंडेम करें, ये कहें कि मारने वाले जालिम थे, नहीं, साथ मिले हुए हैं। क्या है वज़ीर आज़म ने कुछ कहा तो है? किसी ने नहीं कहा है, पूरी दुनिया कहीं भी हो, किसी भी खित्ते पे हो, उसको कंडेम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है, देखें ये हमारे लिए और स्पेशली खासकर उन अरब ममालिक के लीडरान के लिए ये इंतहाई शर्म का मुकाम है।
इसलिए शर्म का मकाम है कि इन्होंने कितने अरसे उस पर खामोशी रहने के बाद इसराइल को कबूल कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ उन्होंने सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिया, और आज उसी के बैनर के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? हम बहैसियत मुसलमान कहाँ चले गए? कहाँ वो चली गई सलाहुद्दीन अयूबी वाली तलवार? कहाँ चले गए? मेरी बात तो आज हम आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। सलाहुद्दीन अयूबी वाली तलवार के अलावा मैं एक बात करूंगा आपसे कि उर्दुगान ने जो कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक इफेक्टिव स्टेप। जी, वो इफेक्टिव स्टेप हो सकते मेरे ख्याल से वो तकरीर चाहे नई है चाहे पुरानी है, लेकिन जिस कन्विक्शन से अर्दवान ने वो सब कुछ कहा है, वो मेरे ख्याल से एसेंस है जिसको बुनियाद बना के हम बात कर सकते हैं। आपने कहा कि पूरी मुस्लिम लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए जो कुछ वहाँ हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात जो अंजुम कर रहे थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन ये सब एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन जिस ढिठाई से मुसलमान लीडरशिप और मुसलमान मुल्कों के इर्द गिर्द होने के बावजूद जो जुल्म सितम उस फ़लस्तीन में हो रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम खामोश रहे जब अमेरिका की सपोर्ट के ऊपर वहाँ से उन्होंने दारुल अपना जो सफारत खाना है वो तल अवीव से मुंतकिल किया वहाँ पर। दैट वाज फर्स्ट स्टेप, जिससे पता चलता था कि इजराइल की इंटेंशंस क्या हैं। हम सारे चुप रहे, मैं कोई बुरा लफ्ज़ कहना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद से आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जो फ़लस्तीन के बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को फ़ौजी उठा के संगीनों के ऊपर लेके जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चुप हैं। किधर है हमारा ज़मीर, किधर है हमारी गैरत? जो आपने बात की ना तैयब अर्दगान वाली 2 साल पुरानी जो उनकी स्टेटमेंट है, यकीन करें आज हमें उसी कन्विक्शन की ज़रूरत है। आज मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम लीडरशिप को उसी कन्विक्शन की ज़रूरत है। आज आपके पास सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, आपके पास सब कुछ होने के बाद आज आप गुलाम हैं। आपको बहैसियत मुसलमान मिडल ईस्ट से लेके हमारे एशिया तक हर एक को इस गुलामी से निकल के। जावेद आप जो कह रहे हैं ना कि पुरानी है तकरीर, वो ठीक है, वो जो जिसमें उसने कहा कि इसने तो मक्का भी जाएगा, मदीना भी लेकिन जाएगा। बात तो ठीक है। नहीं वो बात ठीक है, वो उसकी बात करें। लेकिन इस जो कल जो परसों वाक़यात हो रहे हैं उसके बारे में उर्दुगान ने जो कहा, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा कहा है, वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू इंश्योर द क्रूल आर सेंटेंस टू द फेट दे डिजर्व। आपको हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि ये जालिमों को उस अंजाम तक पहुँचाएँ जिसके ये हकदार हैं। अब मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल में क्या उर्दुगान के ज़हन में क्या, कैसे लोगों को उस अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है? पहला तो क्वेश्चन ये आता है, क्या मिडल ईस्ट के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने आप को इस्लाम का कस्टोडियन कहते हैं, क्या उन्होंने ऐसी कोई अल्फाज दिए, कोई ऐसा बयान दिया? क्या उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया? क्रिमिनल साइलेंस, मुजरमाना खामोशी का शिकार है पूरी मुस्लिम लीडरशिप। और यही दर्दनाक। अब आप मुझे बताएं कि आपका दीन, आपका फेथ इंपॉर्टेंट है या आपके मफादात इंपॉर्टेंट हैं? लानत है ऐसे मफादात का प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने पर, जिसके नतीजे में आपके जो एसेंस है, जो आपकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज कर लें। मस्जिद अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, ये याद रखें, तमाम मुसलमानों का है। तमाम मुसलमानों का है। और तमाम मुसलमान इतने रिसोर्सेज, इतनी फौजें, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी अगर ये जुल्म होता देख रहे हैं तो हमें डूब मरना चाहिए। ये डिबेट आपने सुनी हो, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है हम सब दोस्तों की अपने अपने तौर पे कि अंजम का ये कहना है कि जुल्म सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। और बुखारी साहब का ये कंक्लूड करना कि हम सब लोगों को बहुत बातें करते हैं, हमारे पे एटम बम भी है, लेकिन हम इस मौके पर जो रवैया अख्तियार करके बैठे हैं वो मुनासिब नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।